डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है दो पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्टिव पोर्शन देखेंगे, साथ में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिटेल से देखेंगे, और कुछ जो इंट्रोडक्शन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे। और बाकी जो डिटेल रहेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को इंट्रोडक्शन से। लाइफ स्पैन ये क्या होता है? पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। मतलब किसी भी जीव का उसके जन्म से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक का जो भी टाइम होता है, जो भी वो टाइम पीरियड स्पेन करता है अर्थ के ऊपर, उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। नॉट कोरिलेटेड विद दियर साइज, ये साइज के साथ कभी भी संबंध नहीं खाता है। जैसे कि क्रो एंड पैरेट, जो कौवे और जो तोते हैं, वो क्या होते हैं, एक जैसे आकार के होते हैं वैसे तो साइज में। तो इसी प्रकार से जो मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री है तो दोनों पेड़ ही एक ही साइज के होते हैं लगभग, लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग पाया जाता है, जो हम नेक्स्ट वीक में भी देखेंगे। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव अनस्वर नहीं है, मतलब डेथ सबकी होती है। और केवल जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जरूर ऐसा माना जाता है कि जैसे वो एक सेल के बाद दो सेल बनेंगी, दो से आगे चार सेल बन जाती हैं, तो उसमें कोई पुराना जीव और डेथ नहीं होती उसकी, वो आगे के आगे नए नए जीव बनाता रहता है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, एक जैव प्रक्रिया होती है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही मिलते जुलते ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करता है। ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर इन टर्न्स प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे हैं वो आगे जाके फिर ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, और उसके बाद फिर आगे जाके एक नए जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। जो साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ, तो जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लाइफ स्पैन है वो क्या मान सकते हैं हम, बर्थ जब होती है उसकी शुरुआत में, उसके बाद ग्रो करता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो रिप्रोडक्शन है क्या करता है, जो स्पीसीज हैं, प्रजाति हैं, उनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बनाए रखने में मदद करता है। मान लो रिप्रोडक्शन ना हो तो स्पीसीज हैं, उनका एक लास्ट इंडिविजुअल है वही सर्वाइव कर पाएंगे, उसके बाद तो नए ऑर्गेनिज्म तो आएंगे नहीं। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है, जो वंश बेल है उसको चलाए रखने में मदद करता है किसी भी स्पीसीज की। तो टू टाइप का होता है रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, जब बच्चों को, ऑफस्प्रिंग्स को केवल एक सिंगल पेरेंट ही प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जिसके अंदर कोई गैमेट नहीं बनेगा। जो गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। तो यहाँ पे कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी, एक सिंगल पेरेंट है वही रिप्रोडक्शन करता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं जिनके सेक्स अपोजिट होते हैं, मेल एंड फीमेल, और वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भाग लेते हैं। उनके अंदर गैमेट बनते हैं मेल एंड फीमेल, वो गैमेट फ्यूज करते हैं जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फिर जायगोट बनता है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिन जीवों में देखने को मिलती है वहाँ पे वेरिएशंस भी काफ़ी पाई जाती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग रिप्रोडक्शन, तो कौन से फैक्टर हैं जो कि रिप्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं? ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है, जो वो कहाँ पे रहता है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, अंदर के जो ऑर्गन है उसके कैसे काम करते हैं। देर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ड, हमको पता है कि जो बायोलॉजिकल वर्ड है, जो जीवित वर्ड है, जो संसार है, उसके अंदर अलग अलग पाई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, तो प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास अपने अपने अलग अलग उसने मैकेनिज्म है, अलग अलग प्रक्रिया उसने विकसित की हैं इवोल्यूशन के टाइम में। किस चीज़ की मैकेनिज्म? ताकि वो अपनी संख्या को बढ़ा सके, मल्टीप्लाई कर सके, एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, और वो अपनी ऑफस्प्रिंग्स है उनको प्रोड्यूस कर सके। तो उसके लिए ऑर्गेनिज्म टाइम टू टाइम नई नई जो मैकेनिज्म है वो अपने अंदर विकसित करता रहता है। उसके बाद है जो लाइफ स्पैन हमने डिस्कस किया था, वो हम देख सकते हैं। कुछ लाइफ स्पैन हमने याद रखने हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं, कुछ खालिस्तान कुछ बर भी रखे हैं, वही है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म। जैसे जो काऊ है वो 18 से 22 साल तक जीवित रहती है। एलिफेंट है जो 60 टू 70 ईयर्स तक जीवित रहता है। टोरटोइज है वो 80 से 120 साल तक जीवित रह सकता है। उसके बाद जो बटरफ्लाई है वो 18 से 8 से 12 महीने तक, मतलब एक साल तक जीवित रह सकती है। जो ये बनाना का ट्री है वो 10 से लेकर 15 साल तक जीवित रह सकता है। मक्खी है वो 28 दिन तक जीवित रह सकती है, एक महीने तक। हम समझ सकते हैं रैंडम एक।
और जो हमने क्रो और पैरेट की बात कर रहे थे, जैसे दोनों का साइज लगभग एक ही जैसा होता है, दोनों पक्षी हैं, लेकिन जो क्रो है वो 10 से 22 साल तक ही जीवित रहता है, जबकि जो पैरेट है वो 80 से 150 साल तक भी। देखो कोई कंपैरिजन, हालांकि इनके साइज तो एक जैसे हैं, लेकिन जो लाइफ स्पैन है वो दूर दूर तक भी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइफ स्पैन किसका होता है, पैरेट का। इसी प्रकार से कुछ कोनिफेरस फोरेस्ट होते हैं, शंकुधारी वृक्ष, उनके जो लाइफ स्पैन है वो 100 से 200 साल तक रह सकते हैं। रोज है 5 से 7 साल तक मतलब एग्जिस्ट करता है इसका प्लांट। और जो क्रोकोडाइल है वो 70 से 100 साल तक जीवित रहता है। तो अलग अलग जीवों के अलग अलग लाइफ स्पैन पाए जाते हैं। उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब एक ही पेरेंट, ये यूनिपेरेंटल हम बोल सकते हैं इस प्रोसेस को। ऑफस्प्रिंग नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। जो भी मतलब जो पेरेंट ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा तो वो ऑफस्प्रिंग आपस में मेल नहीं खाते हैं, बल्कि अपने पेरेंट्स के भी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। एक एक चीज बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, कोई वेरिएशन का वहां पे सवाल ही नहीं उठता, कोई विभिन्नता ही नहीं आएगी। टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। क्लोन क्या होते हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं इंडिविजुअल्स की। तो क्लोन वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है जो कि बाहर से भी देखने से एक जैसे हो, और जेनेटिकली का मतलब उनके जो जीन है, जो उनका क्रोमोसोम है, वो भी बिल्कुल एक जैसा होता है। एग्जाम्पल है जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो, और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं, बिल्कुल जिनकी मतलब इंटरनल ऑर्गन है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, तो उनमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉमन होता है। इन प्रोटिस्ट एंड मोनेराज, प्रोटिस्टा और मोनेराज ये किंगडम होते हैं अलग अलग, जो 5 किंगडम सिस्टम में दिए गए थे। तो ऑर्गेनिज्म और पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल्स। जैसे हमने जो 11th क्लास है उसमें देखा है, अलग अलग जो सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, जो कि जब भी सेल डिवाइड करती हैं तो क्रोमोसोम नंबर वो सेम रहते हैं। तो जो प्रोटिस्टा और मनेरा है, इनके अंदर माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है, उसी से नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। और सेल डिवीजन को ही हम इसमें क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं होती, जैसे सेल डिवाइड होती हैं, जैसे बड़े जीवों में तो सेल नॉर्मली डिवाइड होती रहती हैं, जैसे कि नई सेल बनती हैं, पुरानी सेल डेड हो जाती हैं, तब टिश्यू रिपेयरिंग होती है। लेकिन ऐसे जीवों में जैसे ही पुरानी सेल डिवाइड होती हैं, नया जीव, नई जो सेल बनती हैं, वही ऑर्गेनिज्म बनाते हैं आगे। उसके बाद जो रिप्रोडक्शन जैसे हमने देखा है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड का होता है, और जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने देखा है उसके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे फीजन, फीजन के अंदर सेल डिवीजन होता है, ये 2 प्रकार का हो सकता है, बाइनरी एंड मल्टीपल। उसके बाद बडिंग, जो हाइड्रा ईस्ट में देखने को मिलता है, जिसमें एक मकुलन निकलता है, बड निकलता है प्लांट बॉडी से, मैच्योर होता है यंग ऑफस्प्रिंग में। फ्रैगमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे स्पाइरो वगैरह में देखने को मिलता है। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे फंगस के अंदर अलग अलग जो बेसिडियो कार्प वगैरह, बेसिडियो स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, जू स्पोर्स, एप्लाइनोस्पोर्स, अलग अलग स्पोर प्रोड्यूस किए जाते हैं, ज़्यादातर ये फंगस में पाया जाता है। रीजनरेशन में क्या होता है, यदि हम किसी भी प्लांट को एक अलग अलग भाग में काट देते हैं तो वो अपना एक नया भाग विकसित कर लेता है, जो भाग उसके पास नहीं होता। तो रीजनरेशन प्लेन एरिया में पाया जाता है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अलग अलग प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे कि जो प्लांट रूट, स्टेम, लीव से अपने नए ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है, जिसमें सीड के अलावा किसी भी भाग से जो प्रोड्यूसिंग होती है नए ऑफस्प्रिंग की। उसके बाद है फीजन एंड बडिंग, देखते हैं सबसे पहले हम इस स्लाइड में। बाइनरी फीजन क्या होता है, व्हेन ए सेल डिवाइड इनटू टू हाफ, जब कोई भी सेल 2 इक्वल हाफ में टूट जाती है, और जो प्रत्येक हाफ है वो आगे बहुत तेजी से ग्रो करके एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम में, कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी फीजन है वो पाया जाता है, बाइनरी फीजन। और ये अलग अलग प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मल्टीपल फीजन ये क्या होता है, जिसके अंदर एक सेल है वो ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होती हैं, इसमें कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे इंसिस्टेशन। ये क्या होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती अमीबा के, तो वो क्या करता है, अपने सूडोपोडिया जो फाल्स फिट होते हैं अमीबा के बाहर, जो उसको फूड कैप्चर वगैरह में मदद करते हैं, उनको वो अंदर की तरफ खींच लेता है, अपने शरीर के अंदर लेके चला जाता है, और उसके ऊपर 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बनती है, एक मजबूत परत बन जाती है 3 लेयर की बनी हुई, जिसको सिस्ट बोलते हैं। और उसका काम क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन से इसको बचा के रखना। स्पोरुलेशन क्या होता है, जैसे ही ये अनफेवरेबल कंडीशन खत्म होती हैं
और फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो जो एनसिस्टेड अमीबा है ये मल्टीपल फ्यूजन से ग्रो करता है, डिवाइड करता है, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रोड्यूस मैनी माइन्यूट अमीबा एंड सूडोपोडियोस्पोर्स। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे अमीबा या फिर उन्हीं को हम सोडियोपोर, क्योंकि उनके पास सूडोपोडिया होते हैं, सूडोपोडियोस्पोर, तो उनको ये पैदा करता है। और जैसे ये सिस्ट वाल थी जो ऊपर बनी थी 3 लेयर्ड थिक वाल, वो जैसे ही बरस्ट मतलब फूटती है, वो टूटती है बीच में से, तो उससे क्या होगा, जो स्पोर्स हैं वो अपने आसपास के मीडियम में फैल जाते हैं और बहुत सारे अमीबा हैं वो बन के बाहर निकलते हैं। उसके बाद है बडिंग। बडिंग क्या है, डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बड्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें डिवीजन है वो अनइक्वल होता है, एक बड़ा बड मिले, एक बड़ी स्ट्रक्चर मिलेगी, एक छोटा बड है वो साइड में निकलता है। दैट रिमेन्स अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल। जो शुरुआत में तो पेरेंट सेल के पास ही अटैच रहता है, लेकिन बाद में जैसे ही वो मैच्योर होता है तो वो सेपरेट हो जाता है वहाँ से और एक नया ऑर्गेनिज्म है वो बनाता है। जैसे यीस्ट के अंदर देखने को मिलता है, जो खमीर होता है जो अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज की जाती है, यीस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग है वो देखने को मिलता है। उसके बाद है जो बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे अमीबा है, ट्राइपैनोसोमा है, फ्लैजेलेट्स होते हैं कुछ यूग्लिना टाइप के ऑर्गेनिज्म, और पैरामीशियम। इनके अंदर अलग अलग प्रकार का जो बाइनरी फिजन पाया जाता है। जैसे एक सेल है यहाँ पे दो में डिवाइड हो रही है, ट्राइपैनोसोमा है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है, दो बन रहे हैं एक से। इसी प्रकार से यूग्लिना है वो दो बन रहे हैं यहाँ पे, तो जिसमें लेंथ वाइज डिवीजन होता है। जैसे यूग्लिना की लेंथ वाइज, इस लेंथ वाइज डिवीजन हुआ है, यहाँ पे ट्राइपैनोसोमा में भी लेंथ वाइज डिवीजन हुआ है। यहाँ पे तो इरेगुलर डिवीजन है, अमीबा तो कैसे भी डिवाइड कर सकता है। तो दो प्रकार का डिवीजन होता है, एक तो लेंथ वाइज जिसको लॉन्गिट्यूडिनल फिजन बोलते हैं, और एक होता है ट्रांसवर्स साइड। जैसे इसमें जो पैरामीशियम में ट्रांसवर्सली जो फिजन हो रहा है तो इसको हम ट्रांसवर्स फिजन बोलते हैं। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, यहाँ पे एक जो कोई भी स्ट्रक्चर है उससे काफ़ी सारी जो डॉटर सेल्स हैं वो बनती हैं। जैसे जो हमने इंसिस्टेशन देखी थी तो उसमें एक सिस्ट वाल बनती है, अंदर वो काफ़ी सारे जो स्पोर्स हैं वो बनते हैं, और ये बाद में जो स्पोर्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। किसके अंदर पाया जाता है, ये स्टेन एरिया के अंदर भी मिलता है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, इसी प्रकार से जो फिजन है मल्टीपल फिजन वो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, अलग अलग स्ट्रक्चर बनती है और लास्ट में अलग अलग जो छोटे छोटे जो ऑफस्प्रिंग है वो बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं वो अराइज होते हैं, डाटर सेल्स वो बाहर निकलते हैं, और एक जो ऑर्गेनिज्म है वो काफ़ी सारी सेल्स है वो बाहर निकालता रहता है, किसके अंदर, प्लेक्टोमाइसीज के अंदर, प्लेक्टोमाइसीज। उसके बाद है बडिंग, जो हाइड्रा में बहुत कॉमनली पढ़ी जाती है। हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक ही जगह पे पेड़ जैसा दिखाई देता है वैसे तो ये टेंटेकल होते हैं इसके। तो एक बड निकलता है स्टार्टिंग में, वो बड छोटे हाइड्रा में डेवलप होता है, और जैसे ही वो लगभग मैच्योर होने के कगार पे होता है तो वो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग होके अपना एक नया वजूद है वो बना लेता है। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है इनके अंदर, जो स्पेशली क्या करती हैं, जब भी कहीं जर्मिनेट करेंगी तो नए ऑर्गेनिज्म वो बना लेती हैं, बीज बनते हैं। जूस्पोर्स दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। तो जूस्पोर्स क्या होते हैं, ये मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। माइक्रोस्कोपिक मतलब इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में इनको देखा जा सकता है, और इनके पास फ्लैजला होता है जिसके द्वारा ये मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कुछ दूसरी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, जैसे कोनिडिया है, पेनिसिलियम में पाया जाता है, बर्ड्स हाइड्रा में बडिंग भी होते हैं, और ये कई बार छोटे बर्ड्स हैं, कई बार तो मैच्योर होने तक चिपके रहते हैं, उसको तो बडिंग बोलते हैं, लेकिन कई बार ये बड एकदम से अटके कहीं दूसरी जगह जाके जर्मिनेट करता है, तो हाइड्रा में भी स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। गैम्यूल्स स्पंजिज में देखने को मिलते हैं, जो कि फाइलम पोरिफेरा के अंदर आते हैं, छोटे छोटे स्पिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जो हम डायग्राम में भी देखेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, और प्लांट पार्ट्स कौन से पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, सीड को छोड़ के सारे, मतलब जैसे स्टेम है, लीव्स हैं, रूट्स हैं, किसी भी भाग से नया पौधा है वो बन सकता है, और उन भागों को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो काफ़ी सारे हम जो पिक हैं वो देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की। इन प्लांट्स पौधों के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे रनर्स हैं, राइजोम्स हैं, सक्कर हैं, ट्यूबर हैं, ऑफसेट हैं और बल्ब्स हैं। तो ये काफ़ी सारी जो स्ट्रक्चर हैं हम पिक में देखेंगे कि इस प्लांट में कौन सी स्ट्रक्चर बनती हैं। और जो ये अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं ये क्या करती हैं, जब भी जर्मिनेट करती हैं तो नया ऑर्गेनिज्म है वो बना देती हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, और इनको हम क्या बोलते हैं,
जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पार्टिसिपेट करे उसी को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोला जाता है। तो यहाँ पे हम स्पोर फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो ब्रेड पे जो फंगस लग जाते हैं तो उसको राइजोप्स बोलते हैं, और राइजोप्स के ऊपर एक स्पोरेंजिया होती है, बल्लभ जैसी स्ट्रक्चर, उसमें से काफ़ी सारे स्पोर्स निकलते हैं, और जब ये स्पोर कहीं भी जगह पे गिरेंगे तो वो जर्मिनेट होकर इसी प्रकार से एक नई जो फंजाई है वो बना लेते हैं, जिसको ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं। उसके बाद जो हमने स्पोर देखा है पेनिसिलियम के अंदर जो कोनेडिया बनते हैं, ये कोनेडिया की स्ट्रक्चर है, बॉल जैसी स्ट्रक्चर, और ये कोनेडिया की क्या है, बॉडी है। तो कोनेडिया के टिप वाले पोर्शन पे छोटे छोटे स्पोर बनते हैं जिसको कोनेडिया स्पोर्स भी बोलते हैं। पेनिसिलियम की स्ट्रक्चर है वैसे। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे एंजियोस्पोर्स के अंदर पाई जाती हैं ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। जो वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स है जैसे रनर्स हमने देखा था तो वो इस प्लांट में पाया जाता है। जो ये वैसे एनसीईआरटी के पिक हैं, तो एनसीईआरटी में जो काफ़ी डिटेल में इनकी यदि यहाँ पे कुछ लेटर वगैरह ना समझ में आए तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं, जैसे रनर्स हैं, राइजोम्स हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्ट प्रोपिग्यूल्स होती हैं। जैसे जिंजर में होता है, अदरक में राइजोम्स, सक्कर्स होता है, कराइजियो थैमिम में कराइजो थैमिम के अंदर होते हैं सक्कर्स, और जो बल्लभ है ओनियन में होता है, और बल्लभ साथ में लिलियम में भी हो सकता है। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो किया जाता है। जैसे पोटैटो के अंदर ट्यूबर्स होते हैं, बुलबिल अगेव में होता है, और एक्सिलरी बुलबिस होते हैं। इसी प्रकार से प्लांट है बुलबरी फेरा के अंदर, और ऑफसेट किसके अंदर पाए जाते हैं, वाटर आइकंथ के अंदर। और जो ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम के अंदर जो लीफ बड्स हैं उनसे एक छोटे छोटे प्लांटलेट निकलते हैं, और वो प्लांटलेट नया पौधा बनाते हैं। तो ये ब्रायोफाइलम का है, क्या है, लीफ बड वो सोख रखे हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं पत्तों के किनारे से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स की स्ट्रक्चर्स होती हैं। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है, बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट स्पीसीज फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन अडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एग्जांपल है हाइड्रा। तो हाइड्रा में बडिंग भी मिल रही है, स्पोर फॉर्मेशन भी मिलती है, और साथ में फ्रेगमेंटेशन भी मिल सकती है। तो इसमें बॉडी क्या है, एक कंप्लीट बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और प्रत्येक जो टुकड़ा है वो अडल्ट ऑफस्प्रिंग को बनाने की कैपेसिटी रखता है। टेरर ऑफ बंगाल जो कि दो बारी हम 12th क्लास में इसको पढ़ते हैं, एक बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में, एक बिल्कुल लास्ट चैप्टर में। तो फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में क्या पढ़ा जाता है कि ये रिप्रोडक्शन करता कैसे है। ड्यू टू एक्वेटिक प्लांट वाटर आइकंथ विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेंसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग व्हेनेवर देयर इज अ स्टैंडिंग वाटर। तो ये खड़े पानी में ज़्यादा पाया जाता है, और इसकी खास बात क्या होती है कि ये दूसरी जगह से आया हुआ प्लांट है, किसी दूसरे देश से, कुछ दूसरी जगह से इसने मतलब बाहर से आके घुसपैठ की है। इन्वेसिव का मतलब होता है घुसपैठ करना, मतलब जो अपने इंडिया का नहीं है, बाहर की स्पीसीज है। अब जब ऐसी स्पीसीज इंडिया में आ जाती हैं, इन्वेसिव स्पीसीज, तो उनका जो नेचुरल प्रेडिएशन है वो नहीं मिलती है, मतलब उनको शिकार करने वाले जीव नहीं होते हैं जो इनको खास के इनकी संख्या को कंट्रोल कर सकें, जिसकी वजह से ये संख्या बहुत स्पीड से बढ़ती रहती है। इनकी आसपास की जो लोकल स्पीसीज उनको खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं ये। तो क्या करते हैं, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ये वाटर से ऑक्सीजन को खींचना शुरू कर देते हैं, सारी ऑक्सीजन को हजम कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो फीसीज हैं उनके लिए सर्वाइवल का खतरा हो जाता है, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो जो ये हम पिक भी देखेंगे इसकी, तो इसको इंडिया में किसी वजह से लेके आ गया है, इसके पत्ते हैं वो भी बड़े अच्छे होते हैं, उसके मतलब दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, और जो फ्लावर हैं वो भी ब्यूटीफुल होते हैं। प्रोपेगेट वेजिटेबली एट phenomenal rate and spread all over the water body in short period of time. It is very difficult to get rid of them. तो क्या होते हैं, ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, मतलब फ्रेगमेंटेशन भी होता है, इनके अंदर अलग अलग जो ब्रांच वगैरह होती हैं उनसे भी नए नए प्लांट बनते रहते हैं, ऑफसेट वगैरह भी बनती हैं। तो जिसकी वजह से ये थोड़े से समय में ही बहुत ज़्यादा नंबर में फैल जाते हैं, और इनसे छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एडवेंशियस बर्ड्स। तो एडवेंशियस बर्ड्स भी कुछ अलग स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे पिक हम देख भी चुके हैं वैसे। जैसे बर्ड्स आई बोलते हैं जिसको पोटैटो ट्यूबर में होती हैं ये, फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर जिनकी हम पिक पहले देख चुके हैं। और 1 मार्क क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स इन बनाना क्या होता है, तो राइजोम्स होते हैं, जिंजर में भी राइजोम होते हैं। तो इनसे क्या होता है, न्यू प्लांटलेट्स इन द प्लांट अराइज फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट।
तो ऐसे प्लांट में एक स्पेशल नोड होती है, एक गांठ सी होती है, कहाँ पे जो प्लांट के अंदर जो नोड वाला पोर्शन होता है, जहाँ पे जो इंटरनोड आके कनेक्ट होती हैं, तो वो उस जगह से नए प्लांट हैं, पहले तो वहाँ पे रूट्स निकलेंगी और रूट से फिर नया प्लांट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे शुगर केन वगैरह होता है जिसमें स्टेम कटिंग से नए पौधे तैयार किए जाते हैं, रोज के अंदर भी। वैन नोड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद डैम्प सॉइल, जैसे ही गिल्ली मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आएगी ये नोड, तो इसमें रूट्स आ जाती हैं और नया प्लांट्स बन जाता है। इसी प्रकार से जो एडवेंसियस बड्स हैं, नोच नोच का मतलब होते हैं किनारे, किनारों पे कुछ मतलब उबार से होते हैं, नोच उनको बोलेंगे। जो पत्ते होते हैं ब्रायोफाइलम के, जो कि दीवारों पे कई बार हम लगा देते हैं, तो इनके कांटे वगैरह भी होते हैं, प्रोटेक्शन भी करते हैं। और ये फ्लावर भी इनके वाइट और पिंक कलर के आते हैं, काफ़ी जगह पे देखने को मिलते हैं, पिक भी देखेंगे इनकी। तो ब्रायोफाइलम क्या करता है, इनके जो लीफ होते हैं वो काफ़ी उनके जो मार्जिन है, मार्जिन पे ऊपर कुछ नोचीज वगैरह पैदा हो जाती हैं, जो कि बाद में नए नए प्लांटलेट्स उनको बनाती हैं। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लोइटेड बाय द गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ सच प्लांट। ऐसे पेड़ पौधों की संख्या को बढ़ाने के लिए मतलब इन टेक्निक को थोड़ा सा एक्सप्लोइट का मतलब ज़्यादा यूज किया जाता है, किनके द्वारा, गार्डनर्स मतलब जो माली होते हैं और जो फार्मर किसान होते हैं, जो कि मतलब कमर्शियली पर्पज के लिए इनको ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं। उसके बाद है जो फ्रेगमेंटेशन है, स्पाइरोगैरा में होता है, जिसके अंदर एक स्पाइरोगैरा की बॉडी है वो 3 फ्रेगमेंट्स में टूट गई है और तीनों फ्रेगमेंट्स आगे नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। उसके बाद जो टेरर ऑफ बंगाल है, जो वाटराइकंथ है, हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फैल जाता है ये। इसके फ्लावर और इसके जो लीफ होते हैं वो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन ये फैलता जिस तरीके से है वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी काम करता है ये। उसके बाद ये हमने स्ट्रक्चरल आगे पीछे देख ली हैं सारी, जैसे ब्रायोफिलम में बड्स बनती हैं, ऑफसेट वाटराइकंथ में बनता है, वाटराइकंथ ऑफसेट से ग्रो करता है, जिंजर अदरक में होते हैं, मतलब राइजोम अदरक में होते हैं जिंजर में। और पोटैटो के अंदर क्या होती है, आइज या फिर बड्स बोलते हैं इनको, जो कि नए प्लांट्स को जर्मिनेट करते हैं। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, involves formation of the male and the female gametes either by same individual or by different individuals of the opposite sex हो सकता है इसमें क्या हो, दोनों के दोनों सेक्स हैं वो एक ही प्लांट पे भी हो सकते हैं, या फिर एक ही एनिमल के ऊपर भी हो सकते हैं, एक ही बॉडी के ऊपर, या फिर अलग अलग इंडिविजुअल के ऊपर भी हो सकते हैं। तो वहाँ से अलग अलग गैमेट बनते हैं, और गैमेट जब क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं आपस में, तो क्या होएगा, फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन होने की जो ये प्रोसेस है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। तो गैमेट्स हैं वो आपस में मिलेंगे और एक नया जो जाइगोट है वो बनेगा, सिंगल सेल बनेगी, और सिंगल सेल से ही नया जीव है वो विकसित होता है। इलेबोरेट का मतलब बहुत फैली हुई, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है जो प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होती है, काफ़ी सारी स्टेप्स में चलती हैं ये। और स्लो प्रोसेस मतलब बिल्कुल आराम से चलती हैं, किसके कंपैरिजन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आराम आराम से जो इंडिविजुअल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ऑफस्प्रिंग नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंगस्ट देमसेल्व्स। जो ऑफस्प्रिंग है वो ना तो अपने जैसे एक ऑफस्प्रिंग दूसरे ऑफस्प्रिंग के साथ मैच करता है, ना ही वो अपने पेरेंट्स के साथ मैच करता है, वहाँ पे काफ़ी वेरिएशन पाई जाती हैं। जेविनाइल फेज, ये क्या होती है, स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब तक वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं हो जाता, मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, उससे पहले की जो बर्थ से लेकर उसके पहले की जो स्टेज होती है, इस स्टेज तक उसको हम क्या बोलते हैं, जेविनाइल फेज। और इसी फेज को प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज बोला जाता है। और ये फेज हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन की हो सकती हैं। उसके बाद है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें देखेंगे अलग अलग प्रकार के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो वो प्लांट्स में या ऑर्गेनिजम्स में वो कैसे पाए जाते हैं। तो पहली कंडीशन है बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक, मोनोसियस या फिर हर्मैफ्रोडाइट। तो ये सारे जो जितने भी नाम है ये बाइसेक्सुअल कंडीशन को शो करते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब है टू सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी, और यदि सेम बॉडी है तो होमोथैलिक कंडीशन बोलेंगे। थैलस क्या होता है, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर रूट स्टेम लीव्स हैं अलग अलग ना दिखाई दे, थैलोइड स्ट्रक्चर जैसे एल्गी एंड फंगस के अंदर होती हैं ये। तो वहाँ पे सेम ही एक स्ट्रक्चर है, एक ही बॉडी के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मोनोसियस मतलब सेम बॉडी को बोलते हैं। हर्मैफ्रोडाइट भी एक बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड होता है।
इसमें क्या होता है, प्लांट में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन सेम प्लांट। तो इन कंडीशन में जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन होते हैं वो एक ही प्लांट या फिर एक ही एनिमल पे पाए जा सकते हैं। जैसे फंजाई हैं, प्लांट्स का कर्बिट्स हैं, कोकोनट हैं, ये ऐसे बाइसेक्सुअल प्लांट के एग्जाम्पल हैं जो कि 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। अर्थवॉर्म, स्पंज, टेपवॉर्म एंड लीच, ये कुछ एनिमल हैं जो कि बाइसेक्सुअल कंडीशन शो करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में कोई भी मेल या फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते, एक ही ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे केंचुआ एक ही होता है, ना कोई मेल फीमेल अलग अलग नहीं होता, मतलब उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक या डायोसियस कंडीशन। ये ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या मिलेगा, अलग अलग बॉडी में अलग अलग सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। हेट्रोथैलिक का मतलब क्या होता है, अलग अलग थैल्स मिलते हैं, एक मेल थैल्स एक फीमेल थैल्स। और डायोसियस का मतलब टू बॉडीज, मतलब दो सेपरेट बॉडी पाई जाती हैं ऑर्गेनिजम्स की। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स पे ही स्ट्रक्चर पाई जाएंगी। एग्जाम्पल है जैसे पपाया, डेट पाम और कॉकरोच। तो कॉकरोच एनिमल का है और ये दोनों प्लांट्स के हैं। और पपाया जैसे पपीता, यदि हम इसको उगाना चाहते हैं तो दो प्लांट हमको उगाने पड़ते हैं। यदि हमने सिंगल प्लांट उगा दिया और दो प्लांट भी मेल एंड फीमेल अलग अलग होने चाहिए, तभी पपाया वहाँ पे प्रोड्यूस हो पाएगा। तो ये कंडीशन होती है इनकी। यदि हम सेपरेट, यदि आसपास में कोई प्लांट नहीं है तो इन्हीं को उगाना चाहते हैं, मतलब पपाया को, तो दो प्लांट हमेशा उगाने ही पड़ते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में एक तो मेल फ्लावर होता है जिसको स्टेमिनेट बोलते हैं क्योंकि उसके पास स्टेमन होता है। स्टेमन के दो भाग होते हैं, क्या, एंथर एंड फिलामेंट। और एंथर ही पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मेल गैमेट होता है जो पोलन ग्रेन के अंदर होता है। और उसके बाद फीमेल फ्लावर को पिस्टलेट बोलते हैं क्योंकि उसको कार्पल भी, कार्पल लिए हुए है वो, कार्पल के अलग अलग भाग होते हैं। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जो कि हम जो सेकंड चैप्टर रहेगा उसके अंदर हम डिटेल से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल में आएगी इनकी जिक्र है जो। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये क्या होती है, जैमिनल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली चेंजेज प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, रिप्रोडक्शन कैपेबल होता है, तो उसके शरीर में बाहर से भी और कुछ उसके इंटरनल ऑर्गन भी अलग ढंग से चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन आती हैं। रिप्रोडक्टिव फेज आल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये फेज भी अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइम पीरियड की हो सकती है, किसी में जल्दी हो जाती है, किसी में टाइम लेती है। कुछ अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना देखते हैं हम कुछ प्लांट्स में, जैसे बैम्बो स्पीसीज है, बांस की जो प्रजाति हैं, तो उनमें जो फ्लावर है पूरी लाइफ टाइम में एक बार ही फ्लावरिंग आती है, उनके फूल आते हैं। जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड आई। तो जैसे हम बैम्बू को उगाते हैं तो 50 से 100 साल तक तो कोई फ्लावरिंग वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। और यदि उसने एक बार फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर ली तो उसके बाद वो नए ऑर्गेनिजम्स हैं, नए सीड है वो बनाएगा और उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है। तो बैम्बू के जो स्टेम है वो यूज करने लायक नहीं रहते हैं यदि वो फ्लावरिंग कर लेता है। तो जो भी हम बैम्बू यूज करते हैं तो वो उसकी वेजिटेटिव फेज में ही यूज किया जाता है। उसके बाद एक स्ट्रोबिलेंथस कोन्थियाना है जिसको नीला कुरेंजी बोलते हैं। इनके अंदर जो फ्लावर हैं वो 12 साल में एक बार ही आते हैं। फ्लावर ड्यूरिंग द सितंबर अक्टूबर 2006 के अंदर सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर एक बार जो फ्लावरिंग है वो देखी गई है। और उसमें यदि 12 साल ऐड कर देते हैं तो 2018 के अंदर भी ये फ्लावरिंग है वो देखी गई है। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्स ऑफ द हिल एरियाज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेज। तो जो अलग अलग जो कर्नाटका केरला है, ये जो इंडिया के स्टेट हैं, तो इनके अंदर जो पहाड़ियों में पाए जाते हैं ये प्लांट, और जब इनके फूल आते हैं एक साथ में तो ब्लू स्ट्रेचेज का मतलब नीली धारियां सी दिखाई देती हैं पहाड़ियों के ऊपर। और वो बड़ा ही अट्रैक्टिव सिनेरियो होता है जो कि बहुत सारे जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हैं, बहुत सारे जो यात्रियों को एक आकर्षण का केंद्र बनता है। और जब भी फ्लावरिंग होती है तो बहुत सारे यात्री हैं वहाँ पे इनको देखने के लिए आते हैं। उसके बाद है साइक्लिकल चेंजेस इन फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल एंड मैमल्स, जिनके अंदर प्लेसेंटा होता है जो कि फीटस और मैम जो मदर होता है उनके बीच में इंटरकनेक्शन करता है। तो उनके अंदर कुछ साइक्लिकल चेंजेस हैं वो दिखाई देते हैं, जैसे ओस्ट्रियस साइकिल, तो इसमें हीटिंग पीरियड भी बोलते हैं। तो ये जो साइकिल है, अलग अलग साइकिल मतलब इवेंट्स है वो साइकिल में चलते हैं। इन नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स, तो ये नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे एग्जांपल है काऊ, सिप, रैट, डियर एंड डॉग। तो इनके अंदर क्या होता है, हीटिंग पीरियड होता है
मतलब बॉडी है जो हर एक टाइम इंटरवल के बाद हीटिंग पीरियड शो करती है, जो कि उनके ब्रीडिंग सीजन को रिप्रेजेंट करता है। और जब तक ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो वो हीटिंग पीरियड इनके अंदर शरीर में रहता ही है। तो ये नॉन प्राइमेट्स, मतलब प्राइमेट्स के अंदर मंकी आ जाते हैं और हमारे जो पूर्वज हैं वो आ जाते हैं। तो उनके अंदर जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जबकि नॉन प्राइमेट्स में ओस्ट्रियल साइकिल देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्राइमेट्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। तो इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो कि हम थर्ड चैप्टर है उनके अंदर डिस्कस करेंगे। जो अलग अलग फेजेज होती हैं इसके अंदर, ब्लीडिंग फेज भी होती है, प्रोलिफरेशन फेज होती है, ल्यूटल फेज होती है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो कि प्राइमेट्स के अंदर पाई जाती है। सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं? एग्जिबिट्स सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन दियर रिप्रोडक्टिव फेज। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये साइकिल हमने देखे हैं, ये केवल एक पार्टिकुलर सीजन में ही शो करते हैं, मतलब एक पार्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि जो कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं वो कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं, कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी पार्टिकुलर सीजन है वो जरूरी नहीं होता। उसके बाद हैं, जैसे हमने एग्जांपल देखे हैं बैम्बू स्पीसीज के अंदर जो फ्लावरिंग होती है, तो ये फ्लावरिंग जो इस तरीके से होती है बैम्बू के अंदर, और जिसकी वजह से जो सीड वगैरह बनते हैं वो हम सीड ये देख सकते हैं, बैम्बू के सीड। और ये है नीला कुरेंजी, जो कि बहुत ही अच्छा एक सीनरी क्रिएट करता है। जब इनके अंदर एक साथ फ्लावरिंग होती है, 12 ईयर्स में एक साथ फ्लावरिंग करते हैं। और ये जो ब्लू चीज़ है वो हम देख सकते हैं नीला कुरेंजी के, जो कि केरला कर्नाटका जैसे स्टेट्स में एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो टूरिस्ट होते हैं उनके आकर्षण केंद्र बनता है।